इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष। जानना चाहेंगे कुछ समय पहले हमारी जिंदगी कैसी थी? क्यों मिस्टर गोयल, आजकल आपका दिमाग काम नहीं करता? सब गलत है, तुमको कुछ भी याद नहीं रहता? कहाँ रखा है? बहू, तुम सब कुछ भूल जाती हो। पर जब से हमने योग अपनाया सब कुछ बदल गया। मिस्टर गोयल, क्या दिमाग लगाया है? अरे वाह, सब कुछ याद रहने लगा। जब से मैंने योगा किया है मैं कुछ नहीं भूलती। योग बनाए रखता है शारीरिक और मानसिक संतुलन और बच्चों में बढ़ाता है स्मरण शक्ति। जो करे योगासन स्वस्थ रहे तन मन। सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल, लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered। मातृभाषा के साथ एक बच्चे की परवरिश बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि एक पौधा सूर्य की रोशनी व हवा पानी के साथ बड़ा होता है। और ये तो सभी को पता है कि मातृभाषा ना ही हमें कोई स्कूल सिखाता है और ना ही कोई मशीन। ये वो भाषा है जो ममता के आंचल व अपने आसपास के परिवेश से एक बच्चा खुद ब खुद सीखना शुरू कर देता है। तो साथियों, आइए आज के हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं अपने आप को हमारे संस्कारों के साथ जोड़ने वाली इसी मातृभाषा के साथ। आज विश्व में बहुत सी भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन विकास की राह पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी मातृभाषा का अस्तित्व कहीं खो सा रहा है। इसीलिए इनके संरक्षण के मकसद से 21 फरवरी को पूरे विश्व में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21st February 1952 was not just a mere language movement day. It was one of the main reasons that triggered and ultimately led to Bangladeshi War of Independence. ताकि लोक भाषा की इस विरासत को भावी पीढ़ियों के बीच भी सहेज कर रखा जा सके। इस बात को वैश्विक स्तर पर भी समझा गया और इसीलिए यूनेस्को महासभा ने 17 नवंबर 1999 में दुनिया की उन भाषाओं के संरक्षण व संवर्धन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मातृभाषा दिवस मनाने की पहली घोषणा की थी। यूनेस्को के इस निर्णय को वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में भी शामिल किया गया और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में मातृभाषा के महत्व के प्रचार प्रसार को लागू करने पर निर्णय लिया गया। आजादी के बाद भारत जब अपने आप को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त देश के सफर में होमी जहांगीर भाभा, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, विक्रम साराभाई जैसे बहुत से बड़े बड़े नाम इस सफर में शामिल थे। और साथियों, इन्हीं में से एक नाम था शांति स्वरूप भटनागर। भटनागर जी का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब समाज में साहित्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था और विज्ञान को सिर्फ एक मिशन के तौर पर लिया जाता था। ये सब देखने व समझने के बाद भी इन्होंने करियर के रूप में विज्ञान को चुना और फिर स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से बुनियाद प्रदान करने के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ प्रदान किया। भटनागर जी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत से ऐसे शोध कार्य किए जिनसे फार्मास्यूटिकल एवं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की ओर ज्यादा से ज्यादा युवाओं का ध्यान आकर्षित हुआ और फिर देखते ही देखते भारत विकासशील देशों की अग्रणी पंक्ति में आकर खड़ा हो गया। स्वभाव से निडर व साहसी भटनागर जी ने हमेशा वही किया जो उनके दिल ने उनसे करने के लिए कहा।
नाइटहुड से सम्मानित होने और साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के निदेशक होने के बावजूद जब वर्ष 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल से छूटे, तब ब्रिटिश अफसरों के गुस्से की परवाह किए बगैर उन्होंने सभी लोगों के सामने कलाम के चरण स्पर्श किए। तो साथियों, ऐसा था व्यक्तित्व सर शांति स्वरूप भटनागर जी का, जिनमें ज्ञान के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी विराजमान था। इनका जन्म 21 फरवरी वर्ष 1894 को शाहपुर में हुआ था। ये स्थान फिलहाल अब पाकिस्तान में है। जब वो मात्र 8 महीने के थे तभी उनके पिता परमेश्वरी सहाय जी का निधन हो गया और इनकी देखरेख नाना के घर पर हुई। नाना जी का साथ उनके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ। दरअसल इनके नाना जी ने इंजीनियरिंग की हुई थी और इसीलिए शांति स्वरूप का स्वाभाविक रुझान विज्ञान व इंजीनियरिंग की ओर ही रहा, पर साथ ही साथ कविता सुनना, सुनाना और लिखना भी उन्हें अच्छा लगता था। अपने कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने एक ऐसे नाटक का मंचन किया था जो बीमारियों के इलाज में विज्ञान व अंधविश्वास के बीच समाज में मौजूद संघर्ष पर केंद्रित था। शांति स्वरूप करीब 13 साल की उम्र तक अपने ननिहाल में ही रहे और इसके बाद जब उनके नाना के एक दोस्त को भटनागर जी की प्रतिभा का पता चला तो वो उन्हें अपने साथ बेहतर स्कूली शिक्षा दिलाने के मकसद से लाहौर ले आए और फिर यहीं से विज्ञान के क्षेत्र में उनका प्रेम लोगों के सामने आना शुरू हो गया। अपने स्कूल की गैलरी में ही शांति स्वरूप ने टूटी परख नलियों, फ्लास्क, बीकरों, बैटरियों जैसे खराब सामान को एकत्र करके अपने लिए एक प्रयोगशाला तैयार कर ली। कक्षा में इनके प्रश्नों का सिलसिला इतना लंबा होता था कि अक्सर शिक्षकों को ऐसा लगने लगता था कि वो जानबूझकर परेशान करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, जबकि हकीकत में शांति स्वरूप अपने ज्ञान को मजबूत बनाने के लिए ऐसा करते थे। स्कूल समय में ही एक बार भटनागर जी ने बैटरी में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोड के विकल्प के बारे में सोचा था। ये इलेक्ट्रोड मोलासिस व कार्बन पदार्थ को मिलाकर बनाया गया था और पता है साथियों, उनका ये पत्र इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले द लीडर में भी छपा था। उनके इस शोध कार्य पर उस वक्त ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में यूरोप से इलेक्ट्रोड पदार्थ का आयात संभव नहीं हो पा रहा था, तब लोगों ने भटनागर जी के विचार पर अमल किया और इस पर नए शोध कार्य भी किए गए। शांति स्वरूप भटनागर जी ने कभी भी अपने आप को विश्व की सीमा में नहीं बांधा और एक ही विषय को अलग अलग कई जगहों से पढ़ने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि परीक्षा में परीक्षक उनकी कॉपी चेक करते वक्त असमंजस में पड़ जाते कि वो किताब को सही माने या फिर भटनागर जी ने जो लिखा है उसे ही सही समझा जाए। जिस वक्त शांति स्वरूप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे थे, उस वक्त रसायनों की विस्तृत सूची बनाने का काम किया करते थे और यहीं से केमिकल्स के प्रति उनका ज्ञान पहले से भी अधिक मजबूत होता गया। वर्ष 1916 में बीएससी पूरी करने के बाद इन्होंने कॉलेज के रसायन व भौतिकी विभाग में बतौर डेमोन्स्ट्रेटर काम करना शुरू कर दिया। आर्थिक दृष्टि से उनके लिए ये बेहद ही कठिन समय था और ऐसे में एकमात्र सहारा प्राइवेट ट्यूशन व कोचिंग ही थे। पहले वो कॉलेज में काम करते, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाने जाने के लिए लगभग 20 मील रोज साइकिल से आना जाना करते थे। सन 1919 में इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एमएससी भी पूरी कर ली और फिर तेलों के पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन पर काम करना शुरू कर दिया। एक स्कॉलरशिप की मदद से इन्हें डीएससी के लिए लंदन जाने का मौका मिल गया और सौभाग्य से यूरोप में फ्रांस व जर्मनी की वैज्ञानिक प्रगति को प्रत्यक्ष देखने का अवसर भी मिला। और फिर यहीं से इनके सपने को विस्तार भी मिलना शुरू हो गया। वर्ष 1921 में वो स्वदेश लौटे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य करने लगे। बनारस में 3 साल रहने के दौरान शांति स्वरूप जी ने यहाँ एक नए स्कूल की नींव रखी। किसी भी वैज्ञानिक समस्या को समझना और उसका देशी व सरल समाधान खोजने में जो महारत भटनागर जी को हासिल थी, वो शायद ही किसी और को हो। एक बार जब रावलपिंडी के पास स्थित एक ब्रिटिश कंपनी तेल के लिए खुदाई कर रही थी तो उसे ड्रिलिंग में समस्या आ रही थी। बड़े बड़े इंजीनियर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे।
ऐसे में जब भटनागर जी को इस काम को सौंपा गया तो उन्होंने न सिर्फ चुनौती को स्वीकार किया बल्कि बेहद ही सरल व सहज सुझाव देकर इसे हल भी कर लिया। कंपनी ने भटनागर जी को पेट्रोलियम के क्षेत्र में इस अनुसंधान के लिए 1.5 लाख रुपए देने की बात कही, जिसे लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और ये राशि पंजाब विश्वविद्यालय को देने की बात सामने रखी। उन्होंने अपने नाम पर कई पेटेंट हासिल किए, लेकिन उससे मिलने वाली राशि हमेशा ही शोध कार्यों के लिए देते रहे। इस तरह एक वैज्ञानिक के साथ साथ शांति स्वरूप जी एक श्रेष्ठ शिक्षक भी साबित हुए। भटनागर जी का मौलिक योगदान इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री व मैग्नेटोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में रहा है। इन्होंने वैसलीन को गंध रहित बनाने के साथ साथ कैरोसिन से मिलने वाली ज्वाला की लंबाई बढ़ाने के लिए उसे रिफाइन किया, जिससे कैरोसिन पहले से अधिक उपयोगी व मूल्यवान बन सका। वर्ष 1943 में भटनागर जी के कार्यों को मान्यता प्रदान करते हुए इन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। जब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR नामक संस्था का पंजीकरण कराया गया तो भटनागर जी को इसके बोर्ड व काउंसिल दोनों में ही महत्वपूर्ण सदस्य माना गया और इन्हें CSIR का पहला महानिदेशक भी नियुक्त किया गया। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में अपना पूरा सहयोग दिया और शांति स्वरूप जी के सहयोग से देश में तेल शोधक कारखानों के बनने की शुरुआत हुई। इन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का पहला अध्यक्ष भी चुना गया और फिर अनुसंधान व विकास में दूरी को कम करने के मकसद से स्थापित की गई नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में भी भटनागर जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके योगदानों को सम्मानित करते हुए वर्ष 1954 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। काम के प्रति भटनागर जी के जुनून ने ही इन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सोचने के लिए कभी वक्त ही नहीं दिया और इसी वजह से इन्होंने लगातार इसे अनदेखा किया। 1 जनवरी वर्ष 1955 को आए हृदय आघात ने शांति स्वरूप जी को हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर कर दिया, पर देश के औद्योगिक विकास के साथ इनका नाम लगातार जुड़ा रहा। उनकी स्मृति में CSIR द्वारा हर वर्ष विज्ञान, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं को भटनागर पुरस्कारों से नवाजा जाता है। आज समस्त भारतवासियों व भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के साथ साथ बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड में भी शांति स्वरूप भटनागर जी को उनकी जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मैं आंवला हूँ, विटामिन सी का मैं भंडार हूँ, मैं रखता ऐसे स्ट्रॉन्ग हूँ। खांसी जुकाम मिटाना मेरा काम, दांतों और मसूड़ों को भी रखता हूँ स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग। काले लंबे बाल है मुझसे पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ। रोज एक आंवला खाने से हेल्थ हमेशा बरकरार रहे, चाहे जैसे भी खाए आंवला के गुण गाए। आंवला के गुण देखो। वाकई जब तक इस दुनिया में सवालों का सिलसिला चलता रहेगा, नई खोजों का सफर भी यूं ही जारी रहेगा। आज अगर हमें अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं होता तो नई नई बीमारियों के मुताबिक नई दवाओं का निर्माण किया जाना भी संभव नहीं होता। विटामिन्स भी हमारे शरीर की ऐसी ही जरूरत है, जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर कोई लेता है, पर इनके बारे में अध्ययन करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि प्रोटीन की तरह ही विटामिन्स की संरचना भी जटिल होती है। और आज ही के दिन वर्ष 1895 में कोपेनहेगन में जन्मे हेनरिक डैम ने विटामिन के की खोज के साथ साथ बहुत से महत्वपूर्ण खोज कार्यों में अपना योगदान दिया, जिनसे आने वाले समय में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नई बीमारियों को समझने में मदद मिल सकी। वर्ष 1920 में कोपेनहेगन के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से डैम ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और इसी साल इन्हें स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटरिनरी मेडिसिन में इंस्ट्रक्टर नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पर अपने बेहतरीन प्रदर्शन के बाद वर्ष 1923 में इन्हें कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के फिजियोलॉजिकल लेबोरेटरी की बायोकेमिस्ट्री विंग में इंस्ट्रक्टर नियुक्त कर दिया गया। साथियों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसीलिए इन्होंने नौकरी के साथ साथ यहाँ से माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ाई जारी रखी और वर्ष 1928 में बायोकेमिस्ट्री के सहायक प्रोफेसर नियुक्त किए गए।
यहाँ पर इन्होंने पौधों व जीवों में पाए जाने वाले स्टेरॉल का अध्ययन किया। स्टेरॉल ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और इनका प्रयोग शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए किया जाता है। डैम ने स्टेरॉल चयापचय यानी स्टेरॉल मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेवार विटामिन का अध्ययन भी किया और इसकी गतिविधियों को पौधों व जीवों में अलग अलग देखा। साथ ही दवाओं में इसके प्रयोग को भी समझने की कोशिश की। डैम के इन प्रयोगों ने उन्हें विटामिन के की खोज का रास्ता दिखाया। डैम ने इस विटामिन की खोज तब की जब वो चूजे की चयापचय प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। विटामिन के ही वो दूसरा यौगिक था जो कोलेस्ट्रॉल के साथ लेना जरूरी था। विटामिन के वसा को शरीर में एक जगह एकत्र नहीं होने देता है और खून का थक्का जमने में भी इसकी अहम भूमिका होती है। हेनरिक डैम को उनकी इस महत्वपूर्ण खोज के लिए वर्ष 1943 में फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1946 में डैम वापस डेनमार्क आ गए और विटामिन के, विटामिन ई, वसा, कोलेस्ट्रॉल व बहुत से पोषक तत्वों पर अपनी स्टडी को आगे जारी रखा। वर्ष 1956 से लेकर 1962 तक डैम डैनिश फैट रिसर्च इंस्टीट्यूट में बायोकेमिकल डिवीजन के लीडर के रूप में विद्यमान रहे। बायोकेमिस्ट्री पर आधारित बायोकेमिकल समस्याओं को इन्होंने तकरीबन अपने 315 लेखों के माध्यम से अलग अलग प्रकाशनों में प्रकाशित करवाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में समझें व जानें। प्रोफेसर हेनरिक डैम को चिकित्सा व शरीर विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदानों के लिए बहुत सी संस्थाओं ने सम्मानित किया और साथ ही पुरस्कृत भी। इस कड़ी में वर्ष 1960 में इन्हें जर्मन एसोसिएशन फॉर फैट रिसर्च द्वारा नॉर्मन मेडल से भी नवाजा गया था। आज भी समस्त विज्ञान जगत प्रोफेसर डैम के योगदानों का ऋणी है और जब तक धरती पर जीवन है तब तक हमेशा ही इनका नाम इतिहास में अमर रहेगा। ये है मिस्टर खन्ना। नियमित दिनचर्या इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। न सोने का समय, न उठने का, खाना ऊट पटांग और व्यायाम अजी वक्त ही कहाँ है। और ये है मिस्टर वर्मा। समय पे सोते हैं, जल्दी उठते हैं, कसरत करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं। ये रहेंगे रोग मुक्त, स्वस्थ और दीर्घायु। और मिस्टर खन्ना, इस प्रश्न चिन्ह को जीवन से हटाएं। नियमित संतुलित दिनचर्या जरूर अपनाएं। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जिस तरह विज्ञान हमारे विकास का सबब है, उसी तरह संगीत भी हमारे जीवन का अहम हिस्सा है जो हमारे आसपास मौजूद रहकर जीने में आनंद का एहसास कराता है। पर ऐसे लोग जो इसे ही अपना जीवन मान बैठते हैं, वो अपने साथ साथ दूसरों को भी खुद पर नाज करने की बहुत सी वजहें दे जाते हैं। जरा सोचिए कि आपके परिवार में किसी विशेष चीज के बारे में कोई जानता तक ना हो, तो ऐसे में उसके प्रति अपने शौक को परवान चढ़ाना कितना मुश्किल होता होगा। तो साथियों, ऐसी ही तमाम मुश्किलों को हंसते हंसते अपने हुनर से पीछे छोड़ने वाले लोगों में एक नाम एंड्रेस सिगोविया का भी शामिल है। सिगोविया को फादर ऑफ द मॉडर्न क्लासिकल गिटार मूवमेंट का अग्रदूत भी माना जाता है। स्पेनिश क्लासिकल गिटार के मास्टर एंड्रेस सिगोविया का जन्म 21 फरवरी वर्ष 1893 में स्पेन में हुआ था। गिटार से जुड़े इनके प्रेम ने 5 दशकों तक संगीत प्रेमियों को समृद्ध किया। ये इन्हीं के तरीकों व टेक्निक का नतीजा था कि गिटार को कॉन्सर्ट में खास जगह मिली। शौकिया तौर पर भी ये उपकरण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय होता गया। सिगोविया के पिताजी एक जाने माने वकील हुआ करते थे और अपने बेटे को भी इसी क्षेत्र में लाना चाहते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने बेटे को सांस्कृतिक गतिविधियों से भी हमेशा जोड़े रखने की कोशिश की। उन्होंने सिगोविया को छोटी उम्र से ही संगीत वाद्य यंत्रों के बीच रखना शुरू कर दिया था। इनके लिए पियानो प्रशिक्षण का बंदोबस्त भी किया गया, लेकिन अफसोस कि इस ओर सिगोविया का मन नहीं लगा। उन्होंने अपनी फैमिली को भी इस बार निराश कर दिया और साथ ही गिटार के प्रति अपने प्रेम को उनके सामने रखने की कोशिश की। सिगोविया के परिवार ने उनका साथ दिया और जब सिगोविया को अपने लिए कोई भी अच्छा गिटार टीचर नहीं मिला तो वो खुद ही अपने टीचर बन गए और नए नए प्रयोग करते चले गए। इन्होंने न सिर्फ गिटार सीखा बल्कि इसे हर एक यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने की कोशिश भी की
उनके प्रयासों के चलते जहां कभी पियानो व वायलिन ही नजर आते थे, अब वहां गिटार भी दिखने लगा। वैसे आज भी इस इंस्ट्रूमेंट का क्रेज लोगों के बीच कम नहीं हुआ है। सिगोविया ने अपना पहला कॉन्सर्ट 16 साल की उम्र में स्पेन में किया था, जबकि प्रोफेशनली पहला प्रदर्शन इन्होंने मैड्रिड में किया था। इस दौरान एक खास समस्या जो सामने आई थी वो ये कि गिटार से साउंड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस या उत्पन्न नहीं किया जा सकता था, जिससे कि पूरे हॉल में इसकी गूंज सुनाई देने की समस्या आती थी। पर सिगोविया ने इसके बावजूद अपने गिटार प्रेम को कम नहीं होने दिया। उन्होंने बहुत से नए प्रयोग किए और ऐसी लकड़ी का इस्तेमाल किया जिससे गिटार की वास्तविक साउंड को कई गुना तक बढ़ाने में मदद मिली। When I was for the first time in Germany in 1923, I met the maker of string instrument, Mr. Hauser, and I was surprised of his craftsmanship. Every year since, he kept sending me to Switzerland 1 or 2 guitars which were every time better than the previous one. And finally in the 1936, he sent me this one, which is the best guitar in the world. कई सालों तक सिगोविया ने फोनोग्राफ रिकॉर्डिंग्स के जरिए भी अपने संगीत को लोगों के बीच तक पहुंचाया। गिटार में मास्टर होने के बावजूद वो दिन में 6 से 7 घंटे प्रशिक्षण को जरूर देते थे। उन्होंने अपनी सभी निजी व व्यावसायिक घटनाओं को द गिटार एंड माई सेल्फ नामक आत्मकथा के जरिए सभी के बीच पहुंचाया। उन्होंने संगीतकारों को गिटार के लिए संगीत तैयार करने पर भी जोर दिया ताकि लोग इसके साथ ज्यादा संख्या में जुड़ सकें। 10 से भी ज्यादा विश्वविद्यालयों ने सिगोविया को उनके इस योगदान के लिए बहुत से सम्मानों व पुरस्कारों से नवाजा। स्पेन को कला के क्षेत्र में समृद्ध करने के लिए 24 जून वर्ष 1981 में किंग जुआन कार्लोस ने इन्हें मार्क्वेज ऑफ सैलोब्रिना की उपाधि से सम्मानित किया। वर्ष 1974 में इन्हें डैनिश सोनिंग अवार्ड से, 1985 में अर्नेस्ट वॉन सिमंस म्यूजिक प्राइज से और वर्ष 1986 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। वर्ष 1987 में हमारे बीच से सिगोविया का चले जाना संगीत जगत में उस खालीपन का एहसास करा गया जिससे अब तक कोई भी भर नहीं सका है। आज संगीत प्रेमियों के साथ साथ हमारी पूरी टीम सिगोविया को तहे दिल से सलाम करती है। तो श्रोताओं, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हर रोज की तरह हम छोड़ जाते हैं आपको आज के हमारे सवाल के साथ। आपको बताना यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पहले राष्ट्रपति कौन थे और उनका जन्म कहां पर हुआ था। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के पहले राष्ट्रपति कौन थे और उनका जन्म कहां पर हुआ था। अपने जवाब आप हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ born2be remembered@gmail.com पर। साथ ही जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज facebook.com/born2be remembered पर। अब मुझे यानी कि अपने दोस्त संदीप भट्ट को दीजिए आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी हर्बल प्रोडक्ट्स की बड़ी मांग है। अगर हम उन मानकों पर खरे न उतरे तो हमारे जैसे व्यापारियों के लिए रिस्क भी बड़ा है। इन सब मुद्दों का ख्याल रखेगा BCS वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम। उत्पादक अपने हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए गुणवत्ता की ये निशानी पा सकते हैं। आयुष प्रीमियम मार्क उत्पादन WHO द्वारा निर्धारित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी GMP के अनुसार BCS यानी सुनिश्चित और सुरक्षित व्यापार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष।